वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। प्लीज़ स्टे एट होम एंड टेक ऑल प्रिकॉशनरी स्टेप्स इन दिस पैंडमिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और उसके डेफिनेशन को कितने प्रकार होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एज वेल एज देयर डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जितने वर्ड हैं कहाँ इंग्लिश में, जितने वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने वर्ड होते हैं, मतलब जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है, उसको 8 भागों में बांटा गया है। यानी आप इंग्लिश वोकैबलरी की पूरी डिक्शनरी उठा लें और उसमें जो प्रॉपर वर्ड मीनिंग है उसको 8 भागों में बांटा जा सकता है, उनके काम के अनुसार कि वो काम क्या कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। उनमें से हर एक को ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक इंसान है, उसकी बॉडी में हाथ होता है, पैर होता है, सर होता है, नाक होता है, आँख होता है, उंगलियाँ होती हैं। इन तमाम पार्ट्स मिलाकर इंसान तैयार होता है। इस तरीके से एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, आई एम इंडियन एंड आई लव माई कंट्री। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर आई है, एम है, इंडियन है, एंड है, अगेन आई है, लव है, माई है, कंट्री है। तो आई एम इंडियन एंड आई लव माई कंट्री, इसमें जितना आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये और ये भी और ये भी और सब, इसमें से हर एक को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़न से दूर हो जाएं कि इनमें से हर एक को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, जिस तरीके से इंसान की बॉडी में से हर एक हिस्से को आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। अब इनमें से कौन क्या होता है वो हम आगे बयान करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इस तरीके से शी इज़ डूइंग हर वर्क, यहाँ पे वर्क है, हर है, डूइंग है, इज़ है, शी इज़ डूइंग हर वर्क। इसमें से हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यू स्टडी हेयर, यू पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आई है, कैन, वेट फॉर यू। तो इस तरीके से इनमें से हर एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो हम आगे डेफिनेशन में उसके हम तरतीबवार उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये समझ लें कि जितने वर्ड होते हैं, यहाँ पर सिर्फ यही बयान करने की कोशिश की जा रही है कि जितने वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उनको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और सब अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगली स्लाइड में और देखते हैं क्या होते हैं प्रकार, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 किस्म होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसमें से पहला नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, हम इनमें से हर एक को डेफिनेशन से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन को। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। आपने पढ़ा है कि नाउन किसे कहते हैं। राम, जैद, डेली, काउ, पेन, गुडनेस। पर्सन का भी नाम हो सकता है, वो प्लेस का भी नाम हो सकता है, एनिमल का भी नाम हो सकता है और किसी थिंग या आइडिया का भी नाम हो सकता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी चीज़ होती है आप देखते हैं, जैसे मैं लैपटॉप से स्लाइड बनाता हूँ तो लैपटॉप एक नाउन हो गया, वॉल एक नाउन हो गया, माउस एक नाउन है। ओके, इस तरीके से कीपैड एक नाउन है। जितनी चीज़ें होती नेमिंग वर्ड, वो सब आप नाउन है, मैं नाउन है, सारे के सारे क्या हैं, नाउन है जिसका नाम होता है। ओके, इस तरीके से हमने नाउन को समझा। आगे देखते हैं, आगे है प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, आप सेंटेंस में बार बार एक शख्स का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ए नाइस मैन, ही लिव्स इन दिल्ली। राम इज़ अ नाइस मैन एंड ही लिव्स इन दिल्ली। So here we have to understand that we can only put Ram's name in only one time, not twice. सेंटेंस में राम का नाम एक बार ही ले सकते हैं। ठीक है, या किसी भी इंसान को हम बार बार ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम है राजू, तो हम उसे ऐसा नहीं कह सकते, राजू इधर आओ, राजू तुम क्या कर रहे हो, राजू तुम कहाँ रहते हो, राजू तुम किस क्लास में पढ़ते हो। बट हम कहेंगे उसकी जगह, राजू तुम कहाँ रहते हो,
तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसे रहते हो, इस तरीके से हम तुम या आप या वो करके हम उसको उसके नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ओके, हम एग्जाम्पल को देखते हैं। राम इज़ ए नाइस मैन। अब देखिए राम के बारे में कह रहे हैं कि ही इज़ ए नाइस मैन, ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मैंने ग्रीन कलर के बताया ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। इस तरीके से आसमा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ वेरी काइंड, तो मैंने आसमा के लिए शी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। द फैन इज़ ओल्ड। अब देखिए मैंने फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया है क्या, इट। तो चूँकि नॉन लिविंग है, अजीवित वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस नाउन के बदले, जैसे फ़ैन क्या था, नाउन था, तो फ़ैन के बदले मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया इट, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी किस्म थी। चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहते हैं जिससे किसी के बारे में अच्छाई, बुराई, कमी, बेशी, ज़्यादती बयान की जाए, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये कि जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताता है। ओके, जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके वर्ड हो सकते हैं गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, ठीक है, थिन, शी इज़ टॉल। अब देखिए यहाँ जो टॉल आया है वो शी के लिए आया है, तो उसको डेफिनेशन पे मैच कीजिए। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए नाउन। जो नाउन ये आ गया आपका शी, और प्रोनाउन, सॉरी ये प्रोनाउन था शी या, और नाउन के यहाँ पे देखिए जफर इज़ टॉल बॉय। तो जो नाउन के बारे में बयान करे या जो प्रोनाउन के बारे में बयान करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब उसके बारे में क्या बयान कर सकता है, उसके बारे में बयान कर सकता है कि वो कैसा है, अच्छा है, लंबा है, गोरा है, काला है, मोटा है, ठीक है। या किसी चीज़ के बारे में बयान कर सकता है, एक है, दो है, तीन है, इन तमाम चीज़ों को आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। खालिद इज़ काइंड। अब देखिए खालिद के बारे में बता रहा है कि वो काइंड है। आई एम सैड, यहाँ पे सैड किसके लिए इस्तेमाल किया गया, आई के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ ये हो आपको प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपको नाउन के एग्जाम्पल हो गए, इस तरीके से ये नाउन के एग्जाम्पल हो गए। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आगे वर्ब। देखिए वर्ब किसी काम के करने को कहते हैं। ओके, वर्ब डिनोट्स एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वाले वीडियो के अंदर आप उसको जाके देख सकते हैं कि इस वाले वीडियो में मैंने बयान किया है कि टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने तरह के इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब्स होते हैं। मैंने उसमें वर्ब्स की तमाम डेफिनेशंस को बताया है, तमाम काइंड्स को बताया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशंस। वो क्लास आप ज़रूर देखिए, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। ओके, अब देखिए एक्शन क्या होता है, जो चीज़ आप करते हैं, जैसे प्ले, टॉक, इसको आप एक्शन कहते हैं। रन, रीड, ये सारे के सारे एक्शनल वर्ब हैं। जैसे आई प्ले हियर, ठीक है, यहाँ एक्शन हो रहा है। यू स्टडी, एक्शन है, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं जिससे काम हो रहा है। पोजीशन कहते हैं किसी चीज़ पे मिलके जमाना या कब्जा रखना, ठीक है। जैसे आई हैव 7 सिबलिंग्स। अब ये पोजीशनल भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशनल है, जैसे आई हैव 7, मेरे पास 7 भाई बहन हैं। ओके, तो ये पोजीशन हो गया। पोजीशन में दो होता है, एक पोजीशनल और एक रिलेशनल, ठीक है, तो ये रिलेशनल है। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया इज़, ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए इस्तेमाल किया गया, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। अब देखिए स्टेट ऑफ बीइंग क्या कहते हैं, किसी काम के होने की हालत, किसी काम के होने की हालत को आप क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल शी इज़ इल, तो इज़ के ज़रिए पता चला कि वो क्या है, बीमार है, वो बीमारी की हालत में है, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू वर सैड, तुम उदास थे। ओके, तो कब उदास थे, भूतकाल में उदास थे, इसलिए यू के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। पोजीशन दो तरह के हो सकते हैं, पोजीशनल भी, रिलेशनल भी। जैसे पोजीशनल के एग्जाम्पल, जैसे आई हैव पेन, जिस पर मेरा कब्जा होता है। रिलेशनल, द किंग हैड 3 क्वींस, राजा के पास 3 कन्याएं थी। तो इसमें एक रिलेशन बन जाता है, एक पोजीशनल बन जाता है। और एक्शन तो आपने समझ लिया, प्ले, स्टडी, इस तरह के हमने वर्ब को समझ लिया। आगे चलते हैं, एडवर्ब। देखिए एडवर्ब्स क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाई, डिस्क्राइब, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब गौर कीजिएगा आप, अगर आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गया है, एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया है, तभी आपको एडवर्ब समझ में आने वाला है। देखिए एडवर्ब कहते किसे हैं, जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की को बयान करता, मॉडिफाई करता हूँ। देखिए वर्ब अभी आपने पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर
एक्शन को बोलते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव उससे पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम एडवर्ब को समझेंगे, इसलिए आपको वर्ब एडजेक्टिव समझना बहुत ही ज़रूरी है एडवर्ब को समझने के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब कहते हैं किसी काम के करने को, ठीक है। वो पोजिशनल भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है। इस तरीके से एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बयान करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे शी इज़ काइंड, तो यहाँ पे काइंड जो इस्तेमाल किया गया शी के लिए इस्तेमाल है। जैद इज़ टॉल, जैद लंबा है, तो यहाँ पे लंबा होना किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जैद के लिए। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का बयान करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो चलते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल की तरफ। देखिए जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको मैं सेट करूँगा डेफिनेशन पे। शी रन्स स्लोली। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जो स्लोली इस्तेमाल किया गया है वो रन के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे उसका तर्जमा क्या करेंगे आप, शी रन स्लोली, वो धीरे दौड़ती है, ओके। तो यहाँ दौड़ने के बारे में बयान किया गया, ना कि शी के बारे में। वो कैसे दौड़ती है, धीरे, यानी उसकी तीव्रता जो क्या है वो स्लो है। एक चीज़ याद रखेंगे सेंटेंस के अंदर, कभी भी अगर आपको एडवर्ब समझना हो तो एडवर्ब को के लिए एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि सेंटेंस से अगर आप एडवर्ब को ख़त्म कर देंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं रहेगा, बल्कि वो सेंटेंस पूरा रहेगा। तभी फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ शी रन्स, वो दौड़ती है, तभी मेरा सेंटेंस मुकम्मल है। इस तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ही इज़ वेरी काइंड, ओके। ही इज़ वेरी काइंड, अगर सेंटेंस से हम वेरी को हटा देते हैं तब भी ही इज़ काइंड सेंटेंस बन जाएगा। तो एडवर्ब के हट जाने से या ख़त्म कर देने सेंटेंस में सेंटेंस पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। आगे देखिए, ही इज़ वेरी काइंड। अब देखिए यहाँ जो वेरी इस्तेमाल किया गया वो काइंड के लिए इस्तेमाल किया गया, और काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। दयालु जो किसी इंसान या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बयान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैं बार बार आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एडजेक्टिव भी अच्छे से समझ में आ जाए और एडवर्ब भी और वर्ब भी। ये तो हो गई आपको एग्जांपल एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। आते हैं जो अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, रन से जो होंगे यहाँ पे इसे एडजेक्टिव को, और साथ साथ दूसरे खुद ही एक सेंटेंस के अंदर अनदर एडवर्ब करता है, यानी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। देखिए जैसे यू रन वेरी क्विकली, तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो। तो यहाँ जो वेरी आया है ना वो क्विकली के लिए आया है, जो ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे स्लोली, आमतौर से जो LY के साथ होते हैं ज़्यादातर वो एडवर्ब बनते हैं। तो यहाँ जो वेरी इस्तेमाल किया आपने, यहाँ तो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया था और यहाँ एडवर्ब के लिए इस्तेमाल किया। तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आगे चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑल अबाउट। देखिए प्रीपोजिशन कहते हैं किसको, कहते हैं प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन। देखिए जो नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, कहाँ होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। टू फॉर्म ए फ्रेज, एक सेंटेंस बनाने के लिए, फ्रेज बनाने के लिए, मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। और वो क्या करता है, सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के अंदर प्रभाव डालता है। देखिए प्रीपोजिशन कहते हैं एक ऐसे वर्ड को जो नाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उस नाउन का प्रभाव उस पर डालता है। फॉर एग्जाम्पल आई केम बाई बस, तो एक तो क्या किया इसने, नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ। देखिए बस क्या है, नाउन है, ओके, और उससे पहले प्रयुक्त हुआ है, और इसका ताल्लुक पहले वाले वर्ड का ताल्लुक दूसरे वाले वर्ड से जोड़ देता है। फॉर एग्जांपल आई केम का ताल्लुक बाई के ज़रिए हुआ है, किससे, बस से। तो यानी प्रीपोजिशन का काम क्या है, नाउन से पहले आकर पिछले वाले सेंटेंस या वर्ड का ताल्लुक आगे वाले वर्ड से जोड़ देना, इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशन का काम ये होता है कि नाउन से पहले प्रयुक्त होना और पिछले वाले सेंटेंस को आगे वाले वर्ड से या पिछले वाले वर्ड को आगे वाले वर्ड से जोड़ देना, ये नाउन पर प्रीपोजिशन का काम होता है। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, बाई होता है, विद होता है, अबाउट होता है, अनटिल होता है, बिफोर होता है, इस तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ओके। शी ब्रॉट ए बैग विद हर। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे देखिए, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन नाउन से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और प्रोनाउन से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका काम वही रहेगा कि जो कनेक्शन वो क्या कर देता है, जोड़ देता है उसका ताल्लुक से। तो देखिए शी ब्रॉट ए बैग विद हर, वो अपने साथ क्या लाई, बैग लाई। तो विद ने क्या किया, इस वाले वर्ड का ताल्लुक इससे जोड़ दिया, वरना आप इतना भी कह के चुप हो सकते थे, शी ब्रॉट ए बैग, ठीक है। तो विद हर का ताल्लुक पता चला कि वो शी ब्रॉट से है। तो यही काम करता है प्रीपोजिशन,
द कैट इज़ ऑन द टेबल, कैट का ताल्लुक टेबल से जोड़ने के लिए ऑन को इस्तेमाल किया गया है, और ऑन जो इस्तेमाल हुआ है वो नाउन से पहले प्रयुक्त हो। तो जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक पीछे वाले सेंटेंस या वर्ड से जोड़ देता है, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जो एक सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लॉज को दूसरे सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब देखिए, शी केम टू क्लास, वो क्लास में आई, एंड स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। देखिए, मैंने एंड से दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया, तो एंड ने क्या किया, इस वाले सेंटेंस का ताल्लुक इस वाले सेंटेंस से जोड़ दिया। टेक दिस और दिस, इसको ले लो या इसको ले लो। ओके, तो और ने क्या किया, इसका ताल्लुक इससे जोड़ दिया। तो दो चीज़ों के बारे में को बयान करने के लिए या जोड़ने के लिए आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 and 2 is 4, तो एंड ने क्या किया, जैसे 2 and 2 is 4, तो 2 को 2 से जोड़ा, तब आपने जाके 4 बना। तो एंड क्या करता है, जोड़ता है। ओके, और इसी तरीके से एंड क्या है, कंजंक्शन। ही मेट मी, वो मुझसे मिला, बट डिड नॉट रिटर्न माई मनी। देखिए, इस बट ने क्या कर दिया, इस वाले सेंटेंस का ताल्लुक इससे जोड़ दिया। तो बीच में जब कोई वर्ड ऐसा आता है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन, जोड़ने वाला। ठीक है, बट, एंड, और ये सारे के सारे क्या हैं, कंजंक्शन है। ये बहुत ही आसान है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड सडन एक्सप्रेशन। देखिए, ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए आता है, इमोशन को बयान करने के लिए आता है, और वो इमोशन जो होता है ना, सडन एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल, किसी की मौत की खबर, किसी की जीत की खबर, कोई अचानक से कोई हादसा हो जाना, तो ये तमाम जो ऐसे सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके लिए हम इंटरजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारा वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओ, वाव, ऊप्स, अलास, खुर्रा, वाव। इस तरह के वर्ड्स, एक्सप्रेशन से आपसे पता चलेंगे कि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं बल्कि सडन एक्सप्रेशन से, अचानक से निकलने वाले वर्ड होते हैं। जैसे किसी की मौत की खबर होगी तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, नॉर्मल ये नहीं कह सकते हैं ओके ठीक है, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, बल्कि आपकी ज़बान से निकलेगा अलास, अफसोस, इस तरह के वर्ड निकलेंगे आपकी ज़बान से। और कोई अच्छी खबर होती है तो आप कहेंगे वाओ, नाइस, हुर्रा। तो ये एक्सप्रेशंस कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। वी लॉस्ट, जैसे अलास वी लॉस्ट द मैच, अफसोस। अब जाहिर सी बात है, मैच हारेंगे तो आप नॉर्मल, आपका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। जब आप मैच जीतेंगे तब भी आपका एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज़ अच्छी होती है, जैसे आपने एक बहुत खूबसूरत शॉट देखा, वाओ इट वाज नाइस शॉट। तो कोई भी चीज़ जब सडन एक्सप्रेशन होती है, इमोशन होती है, वो दिल से निकलती है, ठीक है, उसके लिए आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसे आप इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जैसे ओ, वाओ, ऊप्स, अलास, हुर्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंटरजेक्शंस। मैं अब थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया था उसको मैं यहाँ पे बयान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक बार को रिलेट कर लेते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने आप बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पे आई है, आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है, लव वर्ब है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है। तो इस तरीके से आप ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एडजेक्टिव के काइंड के अंदर आता है। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर सबकी एक वैल्यू होती है, उसी को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शी क्या है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, डूइंग मेन वर्ब है, ठीक है, हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वर्क क्या है, नाउन है। तो एक सेंटेंस के अंदर जितनी अकॉर्डिंग टू द वर्क का मतलब वही था कि कई तरीके से वो पेश हो सकते हैं, नाउन बनकर, प्रोनाउन बनकर, एडजेक्टिव बनकर, प्रीपोजिशन बनकर, कंजंक्शन बनकर, इंटरजेक्शन बनकर। ओके, तो इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ समझने से रह गई तो आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज यू to pass your comment in comment sections. Inshallah I will help you. Thanks for watching this video. Have a good time.